आज हम इधर पर मैं निष्ठा जैन पन्ना वाला आप सभी के बीच आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट को कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक बार कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, की चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। बिना देरी के हम चालू करते हैं। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे इधर पे एक डेफिनेशन लिखा है, उसको हम रीड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस रिसोर्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। इट्स अ critical component of operation management, ensuring efficiency, cost effectiveness, quality in the production process। इसमें क्या प्लानिंग मतलब क्या, योजना बनाना, ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना, जितने भी जो कुछ भी लगता है अरेंज करना। कोऑर्डिनेशन, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक का काम सिर्फ मार्केटिंग होगा। तो जब जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं सबको एक साथ लाना, तब जाके कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं कि बनाते जाए। मैन्युफैक्चरिंग में जब तक आप बेचेंगे नहीं उसको, तब तक वो माल बना के आप इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कितना आप माल बनाएंगे, जब तक सेल नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एचआर का हो, सप्लाई चेन का हो, फाइनेंस का हो, या मार्केटिंग का हो, या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सब आपस में कनेक्ट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में क्या इधर पर लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल द प्रोसेस एंड रिसोर्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग रखता है सबको कनेक्ट करना, जिससे कि हम और अच्छे से क्या कर पाएँ, क्या हासिल कर पाएँ। इंश्योर इफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्वालिटी ऑफ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इफिशिएंसी मतलब आप एक बार मैं बता देता हूँ। इफिशिएंसी मतलब जो आपको काम दिया है उसको टाइम पर उसी हिसाब से कंप्लीट कर लेना। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब ऐसा नहीं कि आपने काम तो कंप्लीट कर लिया पर लेकिन वो काम 100 रुपये का होना चाहिए तो उसका कॉस्ट आ रहा है 200 रुपये। तो ये क्या है, ऐसा नहीं करना, पर वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ काम करना। और जो क्वालिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना है। और जो किसका मेन वो है, इधर पर एक मिनट, इधर पर आप देख पा रहे होंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके, इधर पर आप समझ गए। एक जो इधर पर नीचे डेफिनेशन लगी उसको हम एक बार देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इधर पर जो खूब बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। कच्चे माल से उसे फिनिश गुड, उसे कंप्लीट करना, उसको क्या है, एक स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल एक रणनीति है या फिर एक तरीका है। इन सब एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उसमें। इट्स एनकम्पोसेस प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का अपन को ध्यान देना है, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट। ओके, ये आप डेफिनेशन हो गए, लगता है बहुत कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं। स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। सबसे पहला हम एक स्कोप देख लेते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग। Production planning focus on planning, organizing, controlling of manufacturing process to achieve optimal efficiency and quality. Okay, तो forecasting demand, scheduling production and allocation of resource। ये सब आता है प्रोडक्शन प्लानिंग में। मतलब कि क्या कहते हैं, फोरकास्ट डिमांड करना, डिमांड का अपन पिछला अंदाजा लगाना कि कितनी डिमांड आएगी, उसको अपन कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। और प्रोडक्शन प्लानिंग फोरकास्ट डिमांड टू डिटरमाइन प्रोडक्शन शेड्यूल। जब डिमांड आ रही है वो टाइम पे हो जाए। रिसोर्स प्लानिंग, जो रॉ मटेरियल, लेबर और मशीन है, उन सबको अपन को अरेंज करके रखना है, जिससे कि अपना जो प्रोडक्शन का गोल है, जितना अपन ने तय किया तो उसको अपन लोग क्या कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ। अब इधर पर देखिए जो प्रोडक्शन कंट्रोल, इसी में प्रोडक्शन प्लानिंग के उसमें जो होता है उसमें क्या है, मॉनिटरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग उसी को आपको मॉनिटर करना है। एडजस्टिंग शेड्यूल एंड प्रोसेस टू एड्रेस डिले और इशू। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आई, कोई कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसको मैनेज करना है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आता है। ओके, कैपेसिटी प्लानिंग, इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मीट करेंट डिमांड और फ्यूचर डिमांड। तो जो आपकी करंट डिमांड और फ्यूचर डिमांड जो आने वाली है उसको आप मैच कर पाएँ, जैसा प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आ गया। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन वर्कफ्लो एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। इन्वेंटरी कंट्रोल जो है वो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इन्वेंटरी कंट्रोल होता क्या, इन्वेंटरी मतलब कच्चा माल। ओके,
जिससे क्या हो, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में वो इन्वेंटरी हो गया। ओके, मैनेजिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि कोई भी आप सामान बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगे, उसको मैनेज करना, जो वर्क इन प्रोसेस आइटम लगा, फिनिश्ड गुड्स लग रहे हैं, उन सबको अपन मैनेज करना है। अगर आपने बना लिया और केवल आप अपने गोदाम या स्टोरेज में रखें, अगर सेल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप सप्लाई चेन के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में वैल्यू ऐड नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, स्कोप है, दायरा है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट का। क्वालिटी एश्योरेंस, ensuring that product meets specified standards and customer expectation। जो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या, जो कस्टमर के जो एक्चुअली स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जैसे कि अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जैसे गोल्ड के लिए हॉलमार्क होता है, कपड़े के लिए भी ऐसे बने हुए हैं, प्री मार्क हो गया, और भी इस टाइप के लोगोस टैगलाइंस बने हुए हैं या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उनको अपन को क्या है, फॉलो करना। क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कस्टमर के स्टैंडर्ड्स उम्मीद है उसमें अपन को खड़ा उतरना, जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, दायरा है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बदल रही है और कितनी तेज़ी से उसमें बदलाव और सुधार हो रहे हैं। तो इसीलिए जब को अपन को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करनी है, वो टेक्नोलॉजी से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना है, कनेक्ट करना है, उसको साथ लेके करना है। लेवरेजिंग दी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन अपन को लाना है कि अपने आप मशीन चालू हो गई, ज़रूरत नहीं है आपका प्रोडक्शन होगा, अपने आप बंद हो गई, जगह ऑटोमेट करना है। ऐसे कि मिठाई था, पहले मिठाई बनाने में कितना ज़्यादा वो लगती है, लोग लगे वो एकदम दूध फेंट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन अब क्या, मशीन आ गई, बटन चालू किया, आपने रॉ मटेरियल डाला और उसके बाद वो मिठाई बन के, पेड़ा बन के आपको सर्व हो रहा है। जिस सब क्या ऑटोमेशन है। अगर आज अपन अपने आप को ऑटोमेट नहीं करेंगे तो हमें कॉस्ट ज़्यादा देने पड़ेगी और हम कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे होते जाएंगे। इसीलिए हमें अपने बिजनेस को और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या करना है, लेवरेज ऑटोमेशन, रोबोटिक्स भी ऐसे ही, डिजिटल टूल्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, इन सबको जोड़ के अपन को कनेक्ट करना है। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर, लॉजिस्टिक्स पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो देखिए, आपने ऑटोमेशन सब कुछ कर लिया, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आप सब कुछ अपने आप से ही कर सकते हैं। तो आपको क्या है, रिलेशनशिप, जो सप्लाई है, जो आपको कच्चा माल सप्लाई कर रहे हैं, उनसे आपको उनको क्या करना है, नेगोशिएट क्यों करना है, जिससे अपन लोग अपनी कॉस्ट बचा सकें। और जो आपको लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, आपको माल इधर से उधर जाना, उनसे अपन को डील करनी है कि हमारा माल टाइम से डिलीवर हो, कोई दिक्कत ना आए। और डिस्ट्रीब्यूटर, सबको साथ लेके अपन को चलना। जो सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भी स्कोप्स होते हैं, जैसे कि फैसिलिटी लेआउट एंड डिज़ाइन। इसमें सिंपल है कि जो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए वो इस टाइप से डिज़ाइन किया जाएगा, माल इधर से वो कंटिन्यू है, उसमें वैल्यू ऐड होता जा रहा है और वो कंप्लीट होता जा रहा है। जो क्या है, फैसिलिटी इंटीग्रेशन। और भी हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम से आप समझ पा रहे होंगे। अगला है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इन सबको आप, मैं किसी और दिन समझाऊंगा, अभी आप इसको केवल इतना ही समझें। ओके, कोशिश करता हूँ जो बताना चाहता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। अब हम बहुत ही मज़ेदार आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं। वो टॉपिक खुद में काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन नहीं, इवोल्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इधर पे आप देखिए, सबसे पहले क्या, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या था, जो 18th सेंचुरी से पहले था, आज से करीब 300-400 साल पहले। तो पहले क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो क्या, मैनुअल, हाथों से की जा रही थी, स्मॉल स्केल में काम हो रहा था और क्राफ्ट बेस्ड काम हो रहा था। जैसे कि जो आदमी था वो सब हाथ से बना रहे थे, जो कपड़ा है वो हाथ से, अपने गांधी जी जैसे चक्का घुमा दे तो वैसे उस टाइप से कपड़े बनते थे। सब क्या था, मैनुअल था, मशीन्स वगैरह कुछ नहीं थी। स्मॉल स्केल मतलब एकदम छोटे रूप में काम होता था। हर गाँव में अपना अपना प्रोडक्शन है, सब आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ चुके हैं। क्राफ्ट बेस्ड मतलब एकदम बारीकी से काम होता, तो उस टाइप का था। प्रोडक्ट वर कस्टमाइज एंड प्रोडक्शन वाज स्लो। कस्टमाइज मतलब क्या होता है, आप उसे अपने पसंद या नापसंद से उसे क्या कर पाते हैं, बदल सकते हैं, जो होगा कस्टमाइज कराना। जैसे कि आप किसी होटल में गए, आपने उससे कहा कि हमें फलानी डिश चाहिए, आपने कह दिया कि उसे हमें चटपटाई बनाना है या खूब ज़्यादा चटपटा बनाना है, ये क्या है, कस्टमाइज कराना। उस समय भी ऐसे था, आप अपनी पसंद से क्या है, कस्टमाइज हो जाता था। और जो प्रोडक्शन था वो बहुत स्लो था, बहुत कम था, पर लेकिन गाँव गाँव में था, हर जगह था। पर लेकिन समय बदला, हालात बदले, फिर उसके बाद अपन लोग अगले स्टेज में आ गए। अगला स्टेज क्या मतलब, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, इसमें देखिए, जो 18 और 19 सेंचुरी थी, इधर जो टेक्नोलॉजी थी वो आने लगी। उस समय का एक सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था वो था स्ट्रीम पावर मशीनरी। मतलब इधर पर जो बिजली थी वो कैसे बनी, इधर पर बन गई, क्या बनी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आप समझ लीजिए अपने तरीके से, जो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो शिफ्ट इधर पर क्या हुआ, जो क्राफ्ट बेस्ड था,
शिफ्ट क्राफ्ट बेस्ड टू फैक्ट्री बेस्ड। जो क्राफ्ट एकदम बारीकी से काम होता था या स्लो काम होता था वो फैक्ट्री बेस्ड में चला गया। ओके, और जो जो अपना लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि ऐसा पर्टिकुलर काम होगा। हम अगर लाल कपड़ा बना रहे हैं, सफ़ेद कपड़ा बना रहे हैं, हम कंटिन्यूस उसी में बनाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे कि किसी को लाल में गुलाबी पसंद है, किसी को येलो पसंद है। ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि कंटिन्यूस वैसा प्रोसेस होगा। आज स्टैंडर्ड उसमें काम होता है। अब उसके बाद जो 20वीं शताब्दी आई उसमें क्या हुआ, मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। मास प्रोडक्शन मतलब एक साथ खूब बड़ी स्केल में, खूब ज़्यादा क्वांटिटी में, खूब ज़्यादा संख्या में प्रोडक्शन होने लगा। जो फोर्ड मॉडल, जो क्या है, एक अमेरिकन क्या है कार कंपनी है, इसने मास प्रोडक्शन कैसे होता है इसने पूरी दुनिया को बताया। इसमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे, F.W. टेलर ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए, उन 14 प्रिंसिपल्स का क्या मकसद था, इफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाएँ। जैसे कि मैं जिन 14 प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, स्कैटर चेन हो गया, और स्कैटर चेन हो, जो जो फेडरिक टेलर थे उनके प्रिंसिपल सिंपल थे, साइंस नॉट अ थंब ऑफ रूल, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवोल्यूशन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलम, डेवलपमेंट एवरी पर्सन टू हिज ग्रेट इफिशेंसी। जिन उनके जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो हुआ। और उसके बाद जो एक और जो प्रिंसिपल, जिनने 14 प्रिंसिपल थे, वहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था, इधर पर मैं सुधार करना चाहता हूँ। तो इन सब में काम हुआ। जो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ, ओरिएंटेड फ्रॉम टोयोटा। जो टोयोटा का प्रोडक्शन सिस्टम है, जो टोयोटा जो जापान की एक कार कंपनी है, उसने पूरी दुनिया को बताया कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजेन एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। कौन सा, KAI जेन। काइजेन का इधर पर क्या है, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजेन मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और वेस्ट रिडक्शन, हम कैसे कम से कम वेस्ट रिड्यूस करें, इन सब में काम चालू हो गया। लीन मैन्युफैक्चरिंग, जो 20th सेंचुरी था। अभी कौन सी चल रही है, 21 सेंचुरी। इसमें इंडस्ट्री 4.0 या 4.0 का चालू हुआ। इसमें क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने आप, जैसे कि उसने देखा कि हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है, आपने इन्वेंट्री को काउंट नहीं किया, उसने अपने आप ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि उसे समझ आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ आपस में कनेक्ट है एक दूसरों से। क्या डिमांड है, उससे लग रहा है डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, उसने अपने आप काम कर दीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें पूरा इतना मास डेटा स्टडी करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। ये हो गया AI। जैसे कि जो मैं कुछ आपको बताऊँ, जो सब ChatGPT से मतलब कि कंटेंट निकाला गया है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आ गया। जैसे कि आप देखते होंगे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि आप मैच वगैरह देखने जाते हैं कहीं स्टेडियम में, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि ऐसे वो लोग यूज़ करते हैं कि आप हाथ करेंगे तो पानी आ रहा है। या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को आप ऐसे समझिए, लाइट अपने आप चालू बंद डिम कब होना, वो सब क्या है, इससे बिजली बच रही है। जिस सब क्या है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जब ज़रूरत नहीं है तो हमने वहाँ पर कम कर दिया। सस्टेनेबिलिटी, आज की आप दुनिया देखेंगे, बच्चा बच्चा सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो जो सस्टेनेबिलिटी है, तो उसमें क्या है, इको फ्रेंडली रिप्रोडक्शन। सस्टेनेबिलिटी मतलब अपन को ऐसा चीज़ें यूज़ करनी है, अपन भी यूज़ कर पाए, जो अपनी आगे वाली जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर पाए। अब फिर से जो कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी था वो पहले चलता था। मतलब कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि इधर पर मैं आपको बताया कस्टमाइज, जो इधर पर मैं आपको कस्टमाइज जब बता रहा था, अब फिर से हम वहीं पर पुराने उसमें लौट रहे हैं। अब फिर से क्या हुआ, हम कस्टमाइज, जैसे कि हम अपनी कार को अपने तरीके से बता के कई बार कस्टमाइज़ करा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ तो समझ आया ही होगा। अब अपन लोग आगे चलते हैं। अब ये बहुत शानदार टॉपिक, एकदम सिंपल टॉपिक है, रूल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। आज अपन चाइना की बात करते हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया में आप पसंद करें या ना करें वो दूसरा मैटर है, पर लेकिन उसका डंका है चाइना का। क्यों, क्योंकि चाइना दुनिया का 25 मैन्युफैक्चरिंग आज कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है। जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी वो देश प्रगति करेगा, एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया की 25% मैन्युफैक्चरिंग केवल चाइना में हो रही है। अगर भारत को अपनी इकोनॉमी का लक्ष्य जो हासिल करना है तो उससे किसमें ध्यान देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया के लिए वो कर रहा है। और भारत के अंदर जो काबिलियत है, उसके पास मैन पावर है, रिसोर्स और भी बहुत कुछ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई एडिंग द वैल्यू टू रॉ मटेरियल। जॉब क्रिएशन, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर जॉब की अपार संभावनाएं होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे चाइना है, आज चाइना में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्यों, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहा है। तो भारत भी अभी मैन्युफैक्चरिंग में अपार संभावनाएं दिखाई देती। इनोवेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है
उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप अच्छा होता है जी, इकोनॉमी में फ़ायदेमंद होता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे समझिए, पहले जो मशीन्स थे वो दिन में मान लीजिए सिर्फ 100 मीटर कपड़ा बना पाती थी। अब ऐसा हो गया है जो मशीन है वो 10 मिनट में 100 मीटर कपड़ा बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया, उसने स्पीड काम किया, हम कहाँ चूक रहे हैं। तो क्या है, ये सब इनोवेशंस को लाता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू, जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो हम पूरी दुनिया को अपना माल सप्लाई कर पाएंगे, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट रेवेन्यू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों के पास जेब में पैसा होता है, तो लोग अपने लिए अच्छा घर बनवाते हैं, अच्छे स्कूल, अच्छी हॉस्पिटल सब बनने लगते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट होने लगता है। जो ट्रांसपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के ट्रांसपोर्ट खूब ज़्यादा, जैसे कि आपको माल एक्स मान लीजिए एमपी से दूसरे देश भेजना है, तो क्या है, पहले वो रोडवे से मुंबई आएगा या सूरत जाएगा या किसी मुंद्रा फोर्ट जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट इन सब में काम होगा। एनर्जीज, लॉजिस्टिक्स सब में काम होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगती इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, तो इन सब में काम होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं एकदम सिंपल, आप इसको एक बार ऐसे ही देख लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल फर्स्ट, उसके बाद जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इधर पे हम की चैलेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग में बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी शानदार है, ग्लोबल कंपटीशन। आप देखिए जो आज का पूरी एकदम कंपटीशन है हर जगह, जो मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी बना पाना बहुत मुश्किल है। अगर 100 रुपये में 50 पैसा का भी प्रॉफिट मिलता है तो आदमी बिजनेस करने के लिए आज तैयार है। कंपीटिंग विद लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एंड मेंटेनिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी आज बहुत मुश्किल काम है। अडॉप्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड टैरिफ्स, तो ये सब क्या है, चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम तेज़ी के साथ बदलती जा रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन एडवांस एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो रहा है कि अपन आज लगाते हैं, पता 1 महीने बाद पता चलता कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस देश ने कर लिया, तो आप समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। इससे क्या हो रहा है, जो दूसरा देश है वो आगे निकलते जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बने रहने के क्या है, चैलेंजेस है। सस्टेनेबिलिटी, आजकल सस्टेनेबिलिटी की खूब ज़्यादा बात चली है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड अडॉप्टिंग ग्रीन प्रैक्टिस, ये खुद में एक विशाल और महान काम है। कंपाइलिंग द रेगुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड कार्बन एमिशन, ये सब क्या था कि जैसे जो कंपनी ने एक किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल किया, अब उसको कह रहे हैं कि आपको इसमें काम करना है, ग्रीन मतलब कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं, उसके ऊपर खूब ज़्यादा टैक्स लग रहा है। कि यूरोप में अभी एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, कार्बन फुटप्रिंट टैक्स, तो एक टैक्स लगा रहे हैं। ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चैलेंजेस हैं, इनको कैसे इनसे कंपील करना है, खुद में एक आश्चर्यजनक बात है, कुछ समझ आया होगा। अब और चैलेंजेस अपन देखते हैं। देखिए देखिए सप्लाई चेन डिसरप्शन, देखिए मैनेजिंग रिस्क फ्रॉम जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पेंडेमिक्स और नेचुरल डिजास्टर। इसमें आप बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बांग्लादेश का देखता हूँ। कहते हैं कि जो बांग्लादेश है, दुनिया का हर तीसरा कपड़ा बांग्लादेश से कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन रहता है। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल का खूब बड़ा है, पर लेकिन अभी पिछले अपन 5-6 महीने से देखेंगे बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है एकदम अनस्टेबल है, वहाँ पर हालात दंगेश टाइप के हो रहे हैं। इससे क्या है, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। पेंडेमिक, जैसे पेंडेमिक मतलब जैसे कोविड, कोविड क्या था, पेंडेमिक था, महामारी, नेचुरल डिजास्टर है। किसी देश में मान लीजिए अर्थक्वेक आया, वहाँ जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो जो वहाँ पर से दालें बहुत आती थी, कच्चा तेल बहुत आता था, सनफ्लावर ऑयल ये सब आता था। इससे क्या हुआ, पूरे जो दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। इसको भी मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ पाना खुद में एक चैलेंजिंग काम है। इंश्योरिंग रॉ मटेरियल एबिलिटी एंड टाइमली डिलीवरीज, जो अपन लोगों को रॉ मटेरियल समय पे मिलता रहे और सब कुछ होता रहे, ये खुद में एक आश्चर्यजनक काम है। वर्कफोर्स चैलेंज, बिना वर्कफोर्स के कुछ काम नहीं हो सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग है आज भी वहाँ पर जिस टाइप की स्किल्स लगती हैं उससे में कमी है। अगर अपन कहते हैं कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन दुनिया ने, इंडोनेशिया भी कहता है, मलेशिया भी कहता है और वियतनाम भी कहता है, यूथ पॉपुलेशन होना अचीवमेंट नहीं है। यूथ पॉपुलेशन विद डेफ स्किल्स ये होना अचीवमेंट है। तो इसके लिए क्या है, हमें स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना है, हमें अपने देश का मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करना है। तो हमें क्या है, जो वर्कफोर्स चैलेंज है उसमें
compete करना होगा। मैनेजिंग वर्क फोर्स डायनेमिक एंड टेक डिवाइन इन्वायरमेंट, जो आपका एम्प्लॉय है उसको अपन को टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी, उससे अपन को सिखाना पड़ेगा कंप्यूटर कैसे चलता है, फलाना मशीन कैसे चलती है, तो आपको काम कैसे करना, तभी जाके हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर तक हासिल कर पाएंगे जो लक्ष्य रखा गया है। अब क्या है, क्वालिटी एंड कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स, बैलेंसिंग कॉस्ट रिडक्शन विद मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये भी एक चैलेंज है। अपन को कॉस्ट भी कट करना है, सब कुछ कम करना है, जो क्वालिटी वो भी मैनेज करनी है जिससे कस्टमर का वो हो पाए। तो उधर पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ जो जिस टॉपिक में अपने तरीके से, चैप्टर 1 था हम लोगों को पीसीबी एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का, अपने तरीके से बताने में कामयाब हुआ रहूँगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, भारत माता की जय। और बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए अगर आपको समझ आया है। हम और भी टॉपिक में ऐसे वीडियो बनाएंगे जो केवल सेल्फ स्टडी के लिए बना रहे हैं। हमने कहा कि नोट्स नहीं दे जाए, मैंने निकाल निकाल कर अपने तरीके से बनाए। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे, आपका साल और जीवन अच्छा हो, ऐसे मंगल कामना करते हैं। जय हिंद।